Hi and good morning to everyone. You're watching Aeromantra classes and it's me Vivas Kumar and today I'm going to discuss about the second part of life process. आपको याद होगा कुछ दिन पहले लाइफ प्रोसेस का हमने पहला पार्ट डाला था जिसमें हमने लास्ट फूड तक छोड़ा था और न्यूट्रिएंट्स तक छोड़ा था। तो बच्चों आज जो हम लोग डील करने वाले हैं वो होगा न्यूट्रिशन, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि लाइफ प्रोसेस हमने क्लियर कर लिया था। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने बताया था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग भोजन को लेते हैं, हमारी बॉडी में उसको कन्वर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी में, है ना? और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। और हमने ये भी बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोसेस न्यूट्रिशन इज टेकन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर बायोलॉजिकल लाइफ to sustain the life on the earth. So I'm going to describe about the types of nutrition because we have already been discussed about the nutrition, okay? And also about nutrients. तो हमने ये भी कहा था कि according to the division of food on the basis of their contents of the nutrients like body building food, like energy giving food and like protective food. So I have must told you that for making the body building food you need such energy like protein and calcium, and in case of the energy giving food you must need to get the nutrients like fat and carbohydrate, and of course for getting minerals to get fit you need vitamin. So I'm going to discuss about the types of nutrition, okay? Types of nutrition, okay? Types of nutrition. And you must know that the first type of nutrition is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. And the second one is heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition को अभी नहीं लिखाते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि autotrophic nutrition क्या होता है, ओके? बच्चों हमने अच्छे से समझ लिया न्यूट्रिशन हमारे लिए क्या होता है, लेकिन क्या हम ये समझेंगे कि यह जो है ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? बच्चों ऑटो का मतलब होता है सेल, क्या होता है? सेल। एंट्रोपिक का मतलब सिंथेसिस, सेल्फ सिंथेसिस। ऑफ कोर्स ये सेल्फ सिंथेसिस किस चीज का होगा? ये सेल्फ सिंथेसिस फूड का होगा। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद बनाता है तो ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी स्वतः पोषी। जैसे मान के चले एक एग्जांपल में लेते हैं कि अभी हमें कुछ भी खाना है, कुछ भी, चाहे वो कोई पिज्जा हो, कोई बर्गर हो, कोई चाउमीन हो या कुछ भी फास्ट फूड रिलेटेड टू एनी फूड विच वी कैन ईट, जो भी चीज हम खा सकते हैं। तो बच्चों ये जो भी चीज तुम खा सकते हो क्या वो चीज तुमने खुद बनाया है? डू यू हैव सिंथेसाइज्ड दोस फूड बाय योरसेल्फ? No. Why? Because you have just all whatever the food you have just got just because of some other organism like the plants, and of course plants are the autotrophs. And आपको ये जानकर मतलब कोई अचंभा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने बचपन, अभी आप 10th में हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा होगा कभी। बट मैं आपको बता दूं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अब देखो ना, अगर पौधा अपना भोजन बना रहा है, एग्जांपल में हम लेते हैं कि अगर ये पौधा ये प्लांट अपना अगर भोजन बना रहा है बच्चों, तो ये किस प्रोसेस से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से। और आपको पता है बच्चों कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। और पता है कि पौधे एक इकलौते ऐसे जीव है बच्चों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे और भी कई सारे हैं, तो मैं ही बोल देता हूँ ना। जैसे आपको मान के चलो सी एनिमोन हो गया, बैक्टीरिया में आपको यूग्लेना हो गया, तो ऐसे कई प्रकार के अलग से भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन क्या उनके भोजन को हम इंटेक कर सकते हैं? जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरिया like the euglena, they have chloroplast in it and of course they do the photosynthesis, but whatever the food they just make, can you ever to intake the food? No, of course. So whatever the process that is beneficial for the human efficiency, that is chosen by the human. यानी जो भी चीजें इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को इंसान पढ़ता है और उसी चीज के बारे में समझता है। इसका मतलब यो बैक्टीरिया वो सी एनिमोन ऐसे जीव जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट इंस्टेड ऐसे भोजन को हम लेकर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे अपने तरीके से ऑटोट्रॉप्स में या प्रोड्यूसर में कंसीडर नहीं करते, लेकिन हाँ वो उसके एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूं एक प्लांट की, तो चलो मैं सबसे पहले एक प्लांट बनाता हूं। ओके, एक प्लांट बनाता हूं। चलो, जस्ट लाइक दिस इज अ प्लांट। ओके, दिस इज अ प्लांट एंड यू नो ऑफ कोर्स बिलो द सॉइल जो चीज आपको मिलेगी वो आपको होगा बच्चों रूट। क्या होगा? रूट। और ये मान लीजिए छोटे छोटे जो है पत्ते हैं, ये इस तरीके से पत्ते निकले हुए। आप सभी को पता है बच्चों कि पत्तों में ही वो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। वेरी नाइस। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत प्लांट, यानी ये क्या है बच्चों? ये एक प्लांट है, और ये प्लांट ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो चलो एग्जांपल में लेते हैं कि अब देखो कि ये जिस प्रोसेस से भोजन बना रहे हैं, हमने उस प्रोसेस का नाम रखा फोटोसिंथेसिस। क्या नाम रखा? फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले पौधा को भोजन बनाने के लिए आखिर रॉ मटेरियल्स का जो डिमांड होगा, रॉ मटेरियल्स यानी वो कच्चे पदार्थ जिसकी मदद से पौधा अपना भोजन बनाएगा, वो क्या होगा? सबसे पहले देखो, एयर से जो है ये पौधा जो चीज लेगा उसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी सबसे पहला एक रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो इस पौधे को चाहिए। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ के सन से जो चीजें आएगी यहाँ पे, वो क्या होगा बच्चों? सनलाइट होगा। यानी इसमें एक और चीज जुड़ा, सनलाइट। और यही सनलाइट तो मेनली जो है आपको क्या बोलता है? सोलर एनर्जी होता है। सनलाइट से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। और बच्चों क्लोरोफिल के द्वारा यही एनर्जी को कन्वर्ट करके किसमें बदल दिया जाता है? केमिकल एनर्जी, है ना? केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। अब सवाल उठता है बच्चों कि उसके अलावा आपको रूट से जो चीजें आएगी, वो रूट से आने वाली चीजें क्या होगी? वाटर होगी, और इसी में मिनरल्स हो गया, है ना? तो रेस्ट आपको क्या हो गया? आपको वाटर हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, और यही सारी चीजें मिलकर आपको क्या बनाती है? यही सारी कलेक्टिवली चीजें जो है मिलकर आपको भोजन बनाती है ग्लूकोज के रूप में। तो बच्चों इसी तरीके से बच्चों, उसी जैसे रॉ मटेरियल में CO2 हो गया आपका, सनलाइट हो गया आपका, उसके अलावा पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल हो गया आपका, है ना? उसके बाद आपको H2O हो गया आपका, यानी वाटर। तो ऐसी कई सारी चीजें हो गई आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो अगर मान के चलिए हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism synthesize their own food is called ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना? सो नाउ यू गॉट टू क्लियर कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और हम लोग बड़े आसानी से एक छोटे से डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स किसको कहेंगे बच्चों? हम लोग कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म, खाली मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हटा दीजिए और ऑर्गेनिज्म लगा दीजिए, वो ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। यानी द ऑर्गेनिज्म which synthesize their own food, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, are called autotrophs। क्लियर है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, चलिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग कई सारे लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम्पल में जो मेनली होगा वो होगा बच्चों, अच्छा मान के चलिए अगर इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं प्लांट। क्या लिखते हैं? प्लांट। तो क्या ये प्लांट सही होगा? क्या आपको लगता है कि अगर हमने कहा प्लांट तो ये सही होगा? नहीं बच्चों, कभी भी प्लांट डायरेक्ट सिर्फ प्लांट लिखना एग्जाम्पल में कभी भी अनहाइजेनिक होगा, हार्मफुल होगा। वो इसलिए क्योंकि बच्चों प्लांट में ऐसे कई सारे प्लांट हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एक सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है यानी मशरूम, आपने सुना होगा। ये मशरूम में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। या दूसरी तरफ पैरासाइटिक प्लांट जैसे कसकटा जो कि टोटली पैरासाइटिक जीव होता है,
जो पूरी तरीके से दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या बोलता है, टोटली पैरासाइटिक, कसकटा। तो दे ऑल्सो कैन नॉट क्या बोलता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑल्सो द क्लोरोफिल। So hence it is clear that there are so many plants in the world that do not synthesize their own food and they are considered in another group on the basis of their feeding of food. So as well, हमें अगर प्लांट देना है तो हमें देना होगा ग्रीन प्लांट। नहीं, अगर ग्रीन प्लांट देंगे तब हम कहेंगे कि यस, ग्रीन प्लांट के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव होंगे। तो बच्चों ग्रीन प्लांट के अलावा युगलेना और सी एनेमोन भी होंगे, लेकिन मैं उसे या हम लोग उसे कंसीडर अपने ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर के लिए नहीं करें, क्योंकि उनसे फूड हमें मिलने वाला तो नहीं है। तो बच्चों अब सवाल उठता है कि क्या ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर कह सकते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे केस में उन्हें कहा जाता है, प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं उत्पादन करता, और प्रोड्यूसर उत्पादन करता तभी होंगे जब वो अपना चीजों को, अपने प्रोडक्ट को खुद उत्पादन करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। So of course plants are the organism who individually produce the food themselves. So that's why they can be said as producer too. तो इसी कारण से हम लोग पौधों को प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। उम्मीद है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद थोड़ा सा हेटरोट्रॉपिक को भी डील करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, यानी प्लांट के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं। सेकंड नंबर, ट्रस्ट में बच्चे ऐसा लाइव प्रोसेस पढ़ा दूंगा कि कहीं भी नहीं पढ़े होगे, इसका वादा मेरा है। बस मेरे साथ बने रहिए और जब जब वीडियो अपलोड करेंगे तब जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। समझे? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend upon other organisms for their food, यानी अपने भोजन के लिए जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, या यूं कहे कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहता है, तो ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, और ऐसे या हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उम्मीद है, जैसे मान के चलिए कि एक गोट ने जो है ग्रास को खाया, तो अगर एक बकरी घास को खाएगी तो जाहिर सी बात है कि बकरी आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएगी, यानी बकरी जो है वो हेटरोट्रॉप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाई, वो घास को खाई। एग्जाम्पल में अगर एक टाइगर ले ले, तो एक टाइगर ने गोट को खाया, तो इसका मतलब ये नहीं है टाइगर गोट को खाई या खाया, टाइग्रेस हो सकता है। तो मान के चलो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अगर किसी गोट को खाया तो इसका मतलब ये है कि सर इसने प्लांट को तो नहीं खाया। अरे भाई, गोट को खाया तो मतलब दूसरे पे डिपेंड तो रहा ना भोजन के लिए, और दूसरे पे रहा तो मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो एग्जाम्पल में बच्चों इसके बहुत सारे जीव हो जाएंगे, जैसे ह्यूमन, सबसे पहले तो हम ही लोग हो जाएंगे। तो बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंज्यूमर भी कह सकते हैं। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करता है। तो हम लोग दो तरीके से पढ़े, एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स जो खुद भोजन बनाया, उसको हमने कहा प्रोड्यूसर। दूसरे तरीके से पढ़े कि एक ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है लेकिन किसी ऑटोट्रॉप्स पर या किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड है, तो उसको हमने कहा हेटरोट्रॉप्स, और जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसको कंज्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से समझिए कि इसी को कहा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉप्स पूछेगा तो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स को जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो है तीन टाइप में बांटा गया है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में बांटा गया बच्चों, थ्री टाइप्स। और आपने पहले पढ़ा होगा 7-8 में
लेकिन जो आज एक बताएंगे वो एक बस एक्स्ट्रा होगा, बाद बाकी ये सारा कॉमन है। जैसे आपने पढ़ा होगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, 7 में भी है, 8 में भी आई थिंक। दूसरा आप पढ़ोगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा बच्चों आप लोग पढ़ोगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, है ना बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब सवाल उठता है बच्चों, देखिए अगर ये आपका क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब तो बच्चा वाला चीज है। तो देखिए सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पौधों के बारे में ही पढ़ेंगे, पौधों के फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले हम पौधों के बारे में और पौधों के पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिकली बात करते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, किसी पौधे में जमीन के जो नीचे का हिस्सा होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। और जो हिस्सा जमीन के ऊपर का होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। याद रखना, ये सब बेसिक बातें हैं तो वो डील कर देते हैं। जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम। अगर एग्जाम्पल में एक सीड ले बच्चों, एक सीड, देखिए ये एक सीड है। आपने देखा होगा बच्चों एक सीड से इस तरीके का निकला हुआ संरचना देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है बच्चों, है ना। और एक संरचना यहां पे होता है इस तरीके का। तो बच्चों यही जो होता है ना, आगे चल के इसी को हम लोग कहते हैं सीड। और यही हम आपको बता रहे कि एक सीड से एक प्लांट किस तरीके से बनता है। जो नीचे का हिस्सा होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं रेडिकल, और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्लीमूल। क्या कहते हैं? प्लीमूल। और बच्चों प्लीमूल से ही निकलता है शूट सिस्टम, यानी ऐसा हिस्सा जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। यानी शूट सिस्टम कहां से निकलता है? प्लीमूल से निकलता है, ये सीड के प्लीमूल से। और रेडिकल से जो निकलता है बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। अब बच्चों सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि जब हम इसको मिट्टी के अंदर डालते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी पौधा जो है अपना भोजन तभी बनाएगा जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो बच्चों आपका सवाल ये नहीं हो सकता कि सर ये सीड कैसे ग्रो कर जाता है, सीड कैसे बेबी प्लांट में डेवलप करता है, जबकि इसके पास तो कोई लीफ भी नहीं होते फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अच्छी बातें नहीं होते, लेकिन इस सीड के यानी इसके ऊपर का जो कोट है ना, उस कोट को कहते हैं बच्चों सीड कोट। यानी जैसे हम लोग सैनिक सब हमारे जाते हैं ना युद्ध करने के लिए, एक क्या बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर। वैसे तो हमारे भारत सरकार के महान क्या बोलेंगे, हमारे सैनिकों को अच्छे से अगर दिया जाए तो शायद बेहतर होगा, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है सैनिकों की। पहले आगे बात करें, प्लीमूल से निकला शूट सिस्टम, रेडिकल से निकला रूट सिस्टम, ऊपर वाले कोट को बोल दिया हमने सीड कोट। और इसी सीड कोट के अंदर जो रहता है बच्चों, वो रहता है सीड का फूड। और किस रूप में रहता है बच्चों? वो रहता है स्टार्च के रूप में। अब लो ये बातें तो हो गई कि सर चलिए अच्छी बात है, उसके पास खाने का भी बंदोबस्त हो गया। लेकिन सर आप ये बात बताइए कि वो सीड भी तो सांस लेता होगा ना, क्योंकि उसको भी तो गैसेस एक्सचेंज करना होगा ना, तभी तो वो आगे खा के अपने अंदर से पत्ते को डेवलप करेगा। तो सांस कैसे लेता होगा? तो बच्चों इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। और इसी छेद के थ्रू जो है रिस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग का प्रोसेस पौधा मतलब ये सीड करता है। तो याद रखिएगा ये सब बेसिक बातें हैं बच्चों। फिर बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस के दौरान बच्चों जो लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो आपको सोलर एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में बदल देता है। तो आखिर लीफ का कैसा मैकेनिज्म है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों मैं एक डायग्राम बनाता हूं लीफ का, ठीक है। ये रहा आपका लीफ। देखिए ये रहा आपका लीफ। अब बच्चों याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा फ्लैट ग्रीन वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना। या उसको हम लोग कह सकते हैं लीफ ब्लेड। क्या कह सकते हैं? लीफ ब्लेड।
लेमिना या लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। ये जो सबसे ऊपर का लोल वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सियल। क्या कहते हैं? एक्सियल। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो आपको क्या बोलता है, फर्दर ब्रांचेस से जुड़ा होता है या स्टेम से भी जुड़ा हो सकता है। तो जो हिस्सा है ना पत्ते का लास्ट वाला, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पैटियोल। क्या कहते हैं? पैटियोल, या इसको हम लोग अलग से पैटी सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो साइड से पत्तों का जो हिस्सा होता है ना इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं साइड रीब। क्या कहते हैं? साइड रीब, पत्तों का साइड रीब, सॉरी SID इज साइड रीब। और उसी तरह बच्चों ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जिसमें से आया फूड और पूरे के पूरे वेन्स, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेन्स। इसी के थ्रू जो है पूरे के पूरे लेमिना में जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो लेता है, जो डक्ट है जो फूड को लेता है, उस बड़े से डक्ट को हम लोग कहते हैं मीड रीब। क्या कहते हैं? मीड रीब। तो बच्चों ऐसे ही पत्तों का मैकेनिज्म है, ऐसे ही सीड का मैकेनिज्म है, और ऐसे ही पौधों का। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं। हमें पत्ते के बारे में पता चल गया। फिर से एक बार बता दूं कि पत्तों का जो ये हिस्सा है जो पूरा का पूरा साइड में है, उसी को हम लोग साइड रीब कहते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है उसको मिड रीब कहते हैं। जो ये लास्ट वाला हिस्सा है जो ब्रांचेस या तना से या स्टीम से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग पैटियोल या पैटीसेल कहते हैं। जो पत्तों के ऊपर का जो एकदम पतला सा निकला हुआ रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल। आपने देखा होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपका लीफ रहता है, और लीफ के अंदर ही छोटे छोटे जगह जगह पे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। आप गेस कर पाओगे इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये तो मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बच्चों आप लोग को पता है अच्छे से, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा के बारे में आगे पढ़ाएंगे कि यही स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, जिसके थ्रू आपको सनलाइट आता है, जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस निकलता है। अब सवाल उठता है, सर आखिर ये जो पौधों के अंदर ये जो वाटर की बात कर रहे हैं, यानी जड़ों में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं बच्चों, वो कौन लेकर आता है? तो वो लेकर आता है जाइलम टिश्यू। आपको बताएंगे विस्तार में कि जाइलम टिश्यू का मैकेनिज्म क्या होता है, जाइलम टिश्यू किस तरीके से बने होते हैं, है ना, जाइलम नोज, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से हम सारे के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसी के अंदर एक प्रेशर भी लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों याद रखिएगा, जब जमीन से रूट के अंदर जो प्रेशर लगता है, जिसके थ्रू पानी ऊपर जाता है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये स्टीम पे आता है, तो स्टीम के बाद यानी इस दौरान यहाँ पे जो लगा उसको हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सवाल उठता है, सर ये ऑस्मोटिक क्या होता है? तो बच्चों ऑस्मोटिक आया है ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो रूट के द्वारा लगाया जाता है जमीन से पानी खींचने के लिए। अब स्टीम में जो एक प्रोसेस लगता है उसको हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप बस एक अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी यहां से वाटर मॉलिक्यूल सब ऊपर जाएगा। उसके बारे में बताएंगे कि ये स्टीम के अंदर से जिस टिश्यू से जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्यूआइड्स। ट्रैक्यूआइड्स का मतलब ये एक डेड सेल का बना हुआ टिश्यू होता है, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स स्टीम से ऊपर जाता है, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है जब यहां तक आ जाएगा तो एक मूवमेंट जिसके थ्रू ये वाटर इवापोरेट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो बच्चों इस तरीके से 3 प्रोसेस होते हैं जाइलम के अंतर्गत, जिसमें आपको पानी जाता है, और इसको हम विस्तार से बताएंगे, अभी सिर्फ डील कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों जब यहाँ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है या बाय प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन निकलता है, तो वो बच्चों जिस प्रोसेस से आता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जिसमें गैसियस पार्टिकल क्या बोलते हैं, जैसे हम भी सांस ले रहे हैं या सांस खींच रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस नॉन एज डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड समहाउ टू लोअर टू हायर। तो बच्चों इसी तरीके से बात होती है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बेसिकली डील जो की है उस समझ में आया होगा। और बाय द वे मैं कुछ दिनों में फिर से नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, आपके अलावा दूसरों को भी हेल्प कीजिए, और इससे हमारी भी मदद होगी। थैंक यू।